चलो अब बात करते हैं आपके एविडेंस की क्वालिटी की। एविडेंस केवल क्वांटिटी का खेल नहीं है, बल्कि उसकी क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी और क्लैरिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो में बर्डन ऑफ प्रूफ के बारे में बात की थी, यानी ये जिम्मेदारी कि आपका केस लीगली स्ट्रॉन्ग हो और आपके दावे को सपोर्ट करने के लिए सही डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ हो। अब जो नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप है वो ये समझना है कि कौन से एविडेंसेस सबसे ज्यादा वैल्यूएबल माने जाते हैं और किस हायरार्की में उन्हें देखा जाता है। सबसे ऊपर आता है ऑब्जेक्टिव डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जैसे गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफाइड रिकॉर्ड्स, साइंड एफिडेविट्स विद नोटराइजेशन या फोटोग्राफ्स और वीडियोस जो डेट स्टैम्प्ड हो। इसके बाद आते हैं सेकेंडरी एविडेंसेस, जैसे कि टेक्स्ट मैसेजेस, सोशल मीडिया चैट्स या फ्लाइट टिकट्स जो कॉन्टेक्स्ट तो देते हैं लेकिन खुद में स्टैंडअलोन प्रूफ नहीं होते। तीसरे नंबर पर आता है पर्सनल स्टेटमेंट, आपकी खुद की रिटन नैरेटिव, जिसमें आप एक्सप्लेन करते हैं कि आपके साथ क्या हुआ और क्यों आपका केस मेरिट पर है। लेकिन याद रखें, सेल्फ स्टेटमेंट कभी भी अकेले सफिशिएंट नहीं होता जब तक कि उसे करोबोरेटिंग एविडेंस से सपोर्ट ना किया गया हो। एविडेंस की हायरार्की समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर्स लीगल फ्रेमवर्क में सोचते हैं, उन्हें सिर्फ इमोशनल अपील नहीं, लीगली एडमिसिबल प्रूफ चाहिए होता है। इसलिए अगर आप किसी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड या वेवर या हार्डशिप केस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके एविडेंस का स्ट्रक्चर जितना सॉलिड और लेयर्ड होगा, आपके सक्सेस के चांसेस उतने ही बेहतर होंगे। सबसे पहले समझो कि अगर आप ऐसे लेटर्स भेजते हो जो नोटराइज्ड नहीं है, तो उनकी एविडेंशियरी वैल्यू बहुत ही कम होती है। USCIS ऐसे लेटर्स को अक्सर कम्प्लीटली डिसरिगार्ड कर देती है क्योंकि वो स्वॉन स्टेटमेंट के साथ नहीं आते। अमेरिका में अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी या कोर्ट से चाहते हो कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स की स्ट्रेंथ या वैलिडिटी को माने, तो आपको उन्हें नोटराइज्ड कराना जरूरी होता है। नोटराइजेशन का मतलब सिर्फ साइन करवाना नहीं है, इसका मतलब है कि एक ऑथराइज्ड नोटरी पब्लिक के सामने डिक्लारेंट ने वॉलंटरली और सही जानकारी के साथ डॉक्यूमेंट साइन किया है। ये प्रोसेस ये कंफर्म करता है कि डॉक्यूमेंट फेक नहीं है, किसी प्रेशर में साइन नहीं हुआ और लीगल ओथ के तहत दिया गया है। इमिग्रेशन केसेस में ये स्टैंडर्ड और भी क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि ऑफिसर्स को थाउजेंड्स ऑफ फॉल्स क्लेम्स के बीच से आपके डॉक्यूमेंट्स को फिल्टर करना होता है। इसलिए अगर आपका एफिडेविट प्रॉपर्ली नोटराइज्ड है तो वो इमीडिएटली हायर क्रेडिबिलिटी ले आता है और ऑफिसर उसे इग्नोर नहीं कर सकता। तो अगली बार जब आप कोई सपोर्ट लेटर, विटनेस स्टेटमेंट या कैरेक्टर रेफरेंस सबमिट करने की सोचें, तो ध्यान रखें कि उसे नोटराइज्ड जरूर कराएं। ये एक छोटा स्टेप है लेकिन आपका पूरा केस उसी के ऊपर टिक सकता है। एग्जैक्टली, नोटराइज्ड स्टेटमेंट का यही कोर पर्पस होता है। आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो वो सिर्फ कैजुअल ऑब्जर्वेशन या ओपिनियन नहीं है, बल्कि एक लीगली बाइंडिंग डिक्लेरेशन है जो पर्जरी के लॉ के तहत आता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जानबूझकर गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो वो क्रिमिनल ऑफेंस बन सकता है। स्टेटमेंट की लैंग्वेज क्लियर, फैक्चुअल और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। जैसे आपने लिखा, I swear under penalty of perjury that the following statements are true and correct to the best of my knowledge। इसके बाद जो डिटेल्स आप लिखते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप ऑब्जर्वेशन हो, कोहाबिटेशन डिटेल्स, शेयर्ड एक्टिविटीज या डेली लाइफ से जुड़े कोई भी इंस्टेंसेस, उन सभी को सिंपल और स्पेसिफिक रखना जरूरी है। नोटरी पब्लिक की प्रेजेंस और उनके सील के साथ ये स्टेटमेंट एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। USCIS या इमिग्रेशन ऑफिसर जब इसे रिव्यू करता है तो उसे ये सिग्नल मिलता है कि इस एविडेंस की लीगल वेट है और इसे कैजुअली इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो अगर आप किसी के लिए एफिडेविट देना चाहते हैं, चाहे वो मैरिज एविडेंस के लिए हो, कैरेक्टर विटनेस हो या सपोर्ट लेटर, तो नोटराइज्ड वर्जन हमेशा बेस्ट होता है। इट शोज योर सीरियस, अकाउंटेबल एंड लीगली कमिटेड टू व्हाट यू आर सेइंग। बिल्कुल सही, और ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो कई एप्लीकेंट्स करते हैं। अगर आपके सारे एफिडेविट्स या सपोर्ट लेटर्स एक जैसे दिखते हैं, जैसे वर्ड टू वर्ड सेम सेंटेंसेस, आइडेंटिकल फॉर्मेटिंग या सेम एग्जाम्पल्स, तो USCIS उसे स्क्रिप्टेड या फैब्रिकेटेड मान सकता है। ऑफिसर्स को ये लगता है कि लेटर्स रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड नहीं है, बल्कि किसी टेम्पलेट से बनाए गए हैं। USCIS एक चीज बहुत क्लियरली इवैल्यूएट करता है कि जो लोग एफिडेविट दे रहे हैं, क्या वो जेन्युइनली उस कपल या एप्लीकेंट को पर्सनली जानते हैं, क्या उन्होंने खुद अपनी लैंग्वेज में एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशंस लिखे हैं। अगर सभी लेटर्स में सेम फ्रेजेस हैं, जैसे दे आर अ लविंग कपल या दे हैव ऑलवेज बीन टुगेदर, बिना कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स या पर्सनल मेमोरीज, तो वो लेटर्स वीक पड़ जाते हैं। बेस्ट अप्रोच ये है कि हर एफिडेविट यूनिक हो,
उसमें अलग अलग लोगों के टोन, पर्सपेक्टिव और राइटिंग स्टाइल नेचुरली रिफ्लेक्ट होने चाहिए। एग्जाम्पल्स भी रियल होने चाहिए, जैसे किसी ने लिखा कि I remember when they hosted a Diwali dinner at their apartment in 2022 and they worked together to cook and greet everyone। ये स्पेसिफिक डिटेल उस लेटर को क्रेडिबल बनाती है। तो ध्यान रखिए, एफिडेविट्स एक चेकलिस्ट नहीं बल्कि कैरेक्टर टेस्टिमनी होते हैं। इन्हें टेम्पलेट की तरह मत लिखिए। हर व्यक्ति को अपनी बात अपने शब्दों में रखने दीजिए, वही एविडेंस सबसे पावरफुल होता है। इमिग्रेशन प्रोसेस में सबसे क्रिटिकल बात होती है कि आप जो एविडेंस सबमिट कर रहे हैं वो USCIS के स्टैंडर्ड्स के अनुसार कितना स्ट्रॉन्ग है। जब आप मैरिज बेस्ड पिटिशन या किसी भी इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए अप्लाई करते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ एप्लीकेंट पर होता है, यानी आपको ये साबित करना होता है कि आपकी मैरिज रियल है और सिर्फ इमिग्रेशन बेनिफिट के लिए नहीं की गई। बहुत सारे लोग एफिडेविट सबमिट करते हैं जिसमें दोस्त या रिश्तेदार लिखते हैं कि उन्होंने आपकी शादी देखी है या आपको एक कमिटेड कपल के तौर पर जानते हैं, लेकिन अगर ये एफिडेविट्स नोटराइज्ड नहीं है या इनकी लैंग्वेज एक जैसी है तो USCIS उन्हें सस्पिशियस मानता है। अगर सारे लेटर्स एक ही फॉर्मेट में हैं, वर्ड टू वर्ड कॉपी लगते हैं, तो एडजुडिकेटर मान सकता है कि ये सब एप्लीकेंट ने खुद ही ड्राफ्ट किए और सिर्फ दूसरों से साइन करवा लिया। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ सकता है। नोटराइज्ड एफिडेविट का सही तरीका यह है कि व्यक्ति अपने ऑब्जर्वेशन डिटेल में लिखे और उसके अंत में एक डेक्लरेशन ऐड करे। I swear under penalty of perjury that the following statements are true and correct to the best of my knowledge। फिर वह अपनी बातें एक्सप्लेन करे, जैसे कि मैं जो और जैक को पिछले 5 साल से जानता हूँ, हम हर थैंक्सगिविंग डिनर साथ मनाते हैं और मैंने पर्सनली देखा है कि इनका रिश्ता बहुत जेन्युइन और केयरिंग है। इसके बाद वह एफिडेविट नोटरी पब्लिक के सामने साइन करता है ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी लीगली एक्सेप्टेबल हो। एफिडेविट्स यूजफुल होते हैं लेकिन ये केवल सपोर्टिव एविडेंस होते हैं, प्राइमरी नहीं। USCIS हार्ड डॉक्यूमेंटेशन को ज्यादा वैल्यू देता है, जैसे जॉइंट लीज या मॉर्गेज, जॉइंट बैंक अकाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें स्पाउस लिस्टेड हो, यूटिलिटी बिल्स जिसमें दोनों के नाम हो और टैक्स रिटर्न्स जिसमें मैरिड फाइलिंग जॉइंटली स्टेटस हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि कपल का रियल फाइनेंशियल और रेजिडेंशियल इंटीग्रेशन है। अगर आप एफिडेविट्स दे भी रहे हैं तो कोशिश करें कि वे डिटेल्ड, पर्सनलाइज्ड और नोटराइज्ड हों, जिससे USCIS को ये भरोसा हो सके कि साइनर ने इंडिपेंडेंटली ये बातें लिखी हैं और यह रिलेशनशिप रियल है। समरी में कहा जाए तो एफिडेविट्स सिर्फ आइसिंग ऑन द केक होते हैं, मेन केक हमेशा हार्ड वेरीफाएबल डॉक्यूमेंट्स से ही बनता है। इमिग्रेशन केसेस में फोटोग्राफ्स बहुत काम के होते हैं, लेकिन सिर्फ फोटो देना काफी नहीं होता। USCIS को चाहिए कॉन्टेक्स्ट। अगर आप सिर्फ 15-20 फोटोज भेज देते हैं जिसमें आप और आपके स्पाउस साथ में खड़े हैं तो उसका कोई खास मतलब नहीं होता जब तक उसके साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन न दी गई हो। हर फोटो के नीचे लिखे कि यह फोटो कहाँ ली गई थी, किस इवेंट पर ली गई थी, फोटो में कौन कौन लोग हैं और किस डेट की है। अगर आप किसी फेस्टिवल सेलिब्रेशन में हैं, किसी बर्थडे या वेडिंग में दोनों साथ हैं या किसी फैमिली वेकेशन में, तो ये सब चीजें आपके रिलेशनशिप की ऑथेंटिसिटी को स्ट्रेंथन करती हैं। फोटोज आपको डेली लाइफ का रियल ग्लिम्स देने में मदद करती हैं और जब उसमें फैमिली और फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हों तो वो बहुत वैल्यूएबल एविडेंस बन जाता है, क्योंकि ये दिखाता है कि आपके रिलेशनशिप को दूसरों का भी सोशल वैलिडेशन मिला हुआ है। लेकिन USCIS के नज़र में फोटोज से भी ज्यादा वैल्यूएबल होता है शेयर्ड फाइनेंसेस और जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रूफ। उन्हें ये देखना है कि आपका रिलेशनशिप सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि फाइनेंशियल और प्रैक्टिकल लेवल पर भी रियल है। अगर आप दोनों ने मिलकर कोई कार खरीदी है, फर्नीचर का सामान लिया है या दोनों के नाम पर इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, तो ये सॉलिड एविडेंस माना जाता है। एक ही बैंक अकाउंट या जॉइंट क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस ये दिखाते हैं कि आप लोग एक शेयर्ड लाइफ मैनेज कर रहे हैं। जॉइंट रेंट, लीज, प्रॉपर्टी डीड्स, यूटिलिटी बिल्स या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों के नाम है, ये सभी चीजें USCIS को कन्विंस करती हैं कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं बल्कि जेन्युइनली एक मैरिटल लाइफ जी रहे हैं। अगर आप कहते हो कि हमारे पर्सनल रीजंस हैं कि हम फाइनेंसेस सेपरेट रखते हैं, तो USCIS इसे सस्पिशियस मान सकता है। उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि आपकी रिलेशनशिप कैसी है इमोशनल टर्म्स में, वो सिर्फ टैंजिबल प्रूफ देखना चाहते हैं। इसलिए अगर आपकी शादी रियल है और आप जेन्युइनली साथ रह रहे हैं तो कोशिश करें कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी वही रिफ्लेक्ट करें। प्रैक्टिकल इंटीग्रेशन, शेयर्ड एक्सपेंसेस और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यही चीजें आपके केस को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और आपके मैरिज पिटिशन को ग्रीन कार्ड अप्रूवल की ओर ले जाती हैं।
जब आप अपने मैरिज बेस्ड इमिग्रेशन केस के लिए डॉक्यूमेंट्स सबमिट करते हैं तो USCIS एक पूरी लाइफ स्टोरी देखना चाहता है, एक ऐसा नैरेटिव जो ये क्लियरली दिखाए कि आप दोनों जेन्युइनली साथ रह रहे हैं और एक शेयर्ड लाइफ जी रहे हैं। मॉर्गेज पेपर्स या हाउस परचेस डॉक्यूमेंट्स जिसमें दोनों के नाम हो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिखाते हैं। इससे ये साबित होता है कि आपने सिर्फ भावनात्मक तौर पर नहीं बल्कि फाइनेंशियल और लीगल लेवल पर भी रिलेशनशिप को सॉलिडिफाई किया है। अगर आपके पास लीज एग्रीमेंट है जिसमें आप दोनों के नाम है, साथ ही साथ यूटिलिटी बिल्स जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट या गैस बिल्स भी उसी एड्रेस पर हैं, तो ये पूरा रेजिडेंशियल प्रूफ बन जाता है जो आपकी कोहाबिटेशन को सपोर्ट करता है। ड्राइवर्स लाइसेंसेस जो उसी शेयर्ड एड्रेस को शो करते हैं वो USCIS के लिए एक और सॉलिड इंडिकेटर होते हैं कि आप दोनों एक ही लोकेशन पर रह रहे हैं। इससे एक्स्ट्रा क्रेडिबिलिटी मिलती है क्योंकि ये गवर्नमेंट इशूड ID होती है। अगर आप उस घर की फोटोज भेज रहे हैं जिसमें आप दोनों रहते हैं, चाहे वो किसी बर्थडे, एनिवर्सरी, फेस्टिवल या सिंपल डिनर गैदरिंग की हो और वो सेम एड्रेस मैच कर रहा है आपके लीज या यूटिलिटी बिल से, तो वो एक कंप्लीट और कंसिस्टेंट नैरेटिव क्रिएट करता है। USCIS को ऐसा लगता है जैसे उसे आपके घर की पूरी झलक मिल रही है, एक ऑथेंटिक लाइफ जिसमें आप दोनों जेन्युइनली शामिल हैं। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट दूसरी लैंग्वेज में दे रहे हैं जैसे कि हिंदी या गुजराती में मैरिज सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसका सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन देना जरूरी है। ये ट्रांसलेशन केवल गूगल ट्रांसलेट से नहीं किया होना चाहिए बल्कि एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर या सर्टिफाइड एजेंसी से करवाया जाना चाहिए। साथ ही उस ट्रांसलेशन को नोटराइज्ड कराना जरूरी होता है ताकि USCIS को ये कॉन्फिडेंस मिले कि जो भी कंटेंट दिया गया है वह एक्यूरेट और लीगली रिलायबल है। याद रखिए, USCIS एक कोर्टरूम की तरह काम करता है और वहां इनफॉर्मल या इनकम्प्लीट सबमिशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। वैलिड और प्रॉपर्ली ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट्स ही आपके केस को स्ट्रेंथ देते हैं और अप्रूवल के रास्ते को क्लियर करते हैं।